वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगेगी दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी में हरित पटाखे चलाने की अनुमति देने की मांग करेगी। इसके लिए सरकार कोर्ट में लिखित रूप से अपना पक्ष रखेगी। इसमें कहा जाएगा, दीपावली भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है, इसलिए जन भागीदारी व सरकारी नियमों का पालन करते हुए प्रमाणित ग्रीन पटाखों के उपयोग को अनुमति दी जाए। नमस्कार, जोहार, आपका स्वागत। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारों के लिए अधिकृत जमीन पर बढ़ाया मुआवजा, ब्याज भी देने के आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सैकड़ों जमीन मालिकों के हक में फैसला सुनाया जिनकी जमीनें 1989 में शहरी विकास और यमुना नदी के तटीकरण के लिए एक अधिसूचना के बाद सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन जमीन मालिकों की अधिग्रहित जमीन पर मुआवजा बढ़ाने का आदेश जारी किया। अदालत ने किलोकरी, खिजराबाद, नंगली, राजापुर और गड़ी मेंडू गांव के ग्रामीणों के लिए मुआवजा 89,600 प्रति बीघा से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति बीघा कर दिया है। इस सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील कौन, सनातन वाली वजह क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जूता फेंकने की कोशिश की गई। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान 71 साल के एक वकील ने कथित तौर पर जूता उछालने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, जिनकी पहचान वकील राकेश किशोर के रूप में हुई है। यह घटना सुबह करीब 11:35 पर हुई। यह घटना उस समय घटी जब कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ वकीलों द्वारा उल्लेख किए गए मामलों की सुनवाई कर रही थी। वकील मंच के पास पहुंचा, अपना जूता निकाला और उसे सीजेआई की ओर फेंकने की कोशिश की। अदालत कक्ष में मौजूद सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और हमले को रोका। वकील को तुरंत अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई सेवा, स्वास्थ्य मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। नोट कर ले टोल फ्री नंबर। सरकार और निजी के सहयोग से दिल्ली एनसीआर में ऐसी पहल समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती है। यह मुफ्त एम्बुलेंस सेवा जरूरतमंदों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगी। मैं इस सराहनीय कदम के लिए निजी अस्पताल को बधाई देता हूं। यह बातें दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए कही। एक निजी अस्पताल ने समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली एनसीआर में 10 अत्याधुनिक मुफ्त एम्बुलेंस सेवाओं की शुरुआत की है। आकाश कम्युनिटी लाइफ सेवर्स नामक इस पहल का शुभारंभ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह सेवा 24/7 उपलब्ध होगी। प्रत्येक एम्बुलेंस में कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, सक्शन मशीन, इन्फ्यूजन पंप, ग्लूकोमीटर, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, व्हीलचेयर, स्कूप, स्ट्रेचर और स्पाइन बोर्ड जैसे उपकरण हैं। प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और आपातकालीन दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। AIGPRS ट्रैकिंग और सीसीटीवी से लेस ये एम्बुलेंस रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ त्वरित सेवा सुनिश्चित करेंगे। यह सेवा टोल फ्री नंबर 1800-303-888 पर उपलब्ध है। दिल्ली में डीटीसी की बसों में कैशलेस टिकटिंग सिस्टम लागू, जानिए यात्रियों ने क्या कहा। दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी की सार्वजनिक बस सेवा यानी कि डीटीसी को पूरी तरह से कैशलेस बनाने की तैयारी तेज कर दी है। विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया कि अब यात्रियों को खुले पैसों की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। किराया भुगतान मोबाइल एप्लीकेशन, क्रेडिट डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से किया जा सकेगा। हालांकि इस फैसले को लेकर यात्रियों की राय मिलीजुली दिख रही है। दिल्ली सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर किया छुट्टी का ऐलान, सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद। महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन यानी 7 अक्टूबर को यानी कि आज को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इस मौके पर राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी। बता दें कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं और रामायण के रचिता भी हैं। वे न केवल कवि थे बल्कि समाज में समानता, न्याय और मानवता के प्रतीक भी माने जाते थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनके जीवन और विचार आज भी समाज को सम्मान और गरिमा के मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्रद्धांजलि सभाएं और जुलूस निकाले जाएंगे। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए ग्रीवांस रिडेसल कमेटी गठित, जानिए कब होंगे चुनाव। जी हां,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का माहौल बनाना शुरू हो गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्रीवांस रिडेसल कमेटी का गठन कर दिया। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठन की भी सक्रिय हो गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जेएनयू में चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। इससे यह उम्मीद जगी है कि कोविड-19 के बाद से बाधित चुनाव प्रक्रिया अब अपने पारंपरिक ट्रैक पर लौट सकती है। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारियां। दिल्ली सरकार आगामी 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। इस बार राष्ट्रीय एकता के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इस पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 550 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली सरकार इस अवसर को राजधानी के नागरिकों के बीच एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उपयोग कर रही है। जेएनयू में अब बिना अनुमति नहीं होगा कोई कार्यक्रम, प्रशासन ने जारी की सख्त एडवाइजरी, जाने नए नियम। जी हां, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले अनुमति लेने का निर्देश दिया है। नवरात्र में दो छात्र संगठनों के बीच तनाव के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कैंपस में सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने छात्रों से सहयोग करने की अपील की है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि जेएनयू प्रशासन के अनुसार 2 अक्टूबर को कैंपस में दो छात्र समूह के बीच झड़प की घटना सामने आई, जिसे प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। जेएनयू प्रशासन ने सभी छात्रों से कैंपस में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि कैंपस में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फीडिंग पॉइंट की जियो टैगिंग करेगी एमसीडी, वेबसाइट पर होगी हर जानकारी। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम फीडिंग पॉइंट की जियो टैगिंग करेगा और तस्वीरों के साथ जानकारी वेबसाइट पर देगा। निगम ने 48 फीडिंग पॉइंट चिन्हित किए, जिन्हें जल्द घोषित किया जाएगा। फीडिंग पॉइंट पर साइन बोर्ड लगाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाएगी। RWA के साथ मिलकर फीडिंग पॉइंट बनाने में जगह की कमी आ रही है। संगम बिहार के विकास के लिए 100 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, डीटीसी के 2 नए बस रूटों की भी शुरुआत। जब भाजपा सांसद रामवीर सिंह बी धूड़ी ने संगम बिहार में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की घोषणा की। इन परियोजनाओं में पानी की पाइपलाइन, सीवरेज, जल भराव समाधान, बारात घर और सड़कों की मरम्मत शामिल है। विधायक चंदन कुमार चौधरी ने इस क्षेत्र के क्याकल्प की बात कही। वही डीटीसी के 2 नए बस रूटों का भी शुभारंभ किया गया, जो शूटिंग रेंज को महरौली और एम्स से जोड़ेंगे। बता दें कि भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने कहा कि संगम बिहार का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। इस क्षेत्र को दिल्ली सरकार सबसे विकसित और सुंदर क्षेत्र बनाने के लिए कृत संकल्प है और उसके लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जेएनयू में भारत और विश्व व्यवस्था 2047 पर होगा मंथन, अरावली शिखर सम्मेलन का एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की 17वीं वर्षगांठ पर अरावली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय भारत और विश्व व्यवस्था 2047 की तैयारी है, जिसमें भारत की वैश्विक भूमिका और भविष्य की रणनीतिक स्थिति पर विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। डीयू रोजगार मेले में 40 कंपनियों में चयन के लिए 5000 छात्रों के आवेदन 8 अक्टूबर को होगा आयोजित। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल 8 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन करेगा, जिसमें 40 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। इस रोजगार मेले में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों शामिल हो सकते हैं। में छात्रों की नौकरी के साथ इंटर्नशिप के अवसर भी मिलेंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि तक 5000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए करियर के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल 8 अक्टूबर को एक बड़े रोजगार एवं इंटर्नशिप मेले का आयोजन करने जा रहा है। यह आयोजन डीयू स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में होगा, जिसमें देश की 40 से अधिक नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, बिग बी के गीतों पर झूमे दिल्लीवासी। विनीत चौधरी और आनंदिता ने बांधा समा।
जो आंध्रा सभागार में A4 अमिताभ कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन के फिल्मी गीतों की प्रस्तुति हुई। विनीत चौधरी के गाने से शुरुआत हुई और आनंदिता के भावपूर्ण गायन ने समा बांध दिया। शान फिल्म के गीत ने जोश भरा, जबकि देख के तुमको दिल डोला है पर खूब तालियां बजी। यह कार्यक्रम अमिताभ बच्चन को समर्पित था। कार्यक्रम का आगाज पर्दा है पर्दा मजेदार गीतों से हुआ। इस दौरान गायिका आनंदिता की भावपूर्ण प्रस्तुति ने महफिल में एक नजाकत घोल दी। उन्होंने जब बेमिसाल फिल्म का मार्मिक गीत एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन गाया तो संगीत प्रेमियों की पुरानी यादें ताजा हो गई और संगीतकारों के साथ जमकर सुर मिलाया। प्रजापति समाज के कल्याण के लिए सरकार उठाएगी कदम, नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में बोली रेखा गुप्ता। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रजापति समाज की कला और मेहनत की सराहना की। नरेला में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समाज के कल्याण, शिक्षा और कौशल विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही। कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। बता दें कि नरेला के आदर्श रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए प्रजापति समाज को विश्वास दिलाया कि सरकार उनके कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया, विधायक राजकरण खत्री सहित प्रजापति समाज के अनेक गणमान्य जन, सामाजिक संगठन एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। डीयू से दाखिला वापस लेने वाले सिर्फ इन छात्रों को मिलेगा रिफंड, यहां जाने पूरी जानकारी। जे दिल्ली विश्वविद्यालय ने फीस वापसी नीति पर स्पष्ट निर्देश जारी किए। 10 अक्टूबर तक दाखिला रद्द कराने पर ही छात्रों को पूरी फीस वापस मिलेगी। यह नियम स्नातक, स्नातकोत्तर, बीटेक और इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम पर लागू है। CSAS आवेदन शुल्क, मध्य प्रवेश शुल्क और सीट वापसी शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे। छात्रों को 10 अक्टूबर से पहले दाखिला रद्द कराने की सलाह दी गई है। इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय ने अपनी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम नीति के तहत फीस वापसी प्रक्रिया को स्पष्ट किया। में डीयू प्रशासन ने कहा कि दाखिला रद्द कराने या सीट वापस लेने वाले छात्रों को केवल दाखिला फीस ही वापस मिलेगी। नर्क जैसी जिंदगी जीने को क्यों मजबूर हैं दिल्ली में इस इलाके के लोग, कोई सुनवाई नहीं। जब उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बेगमपुर में स्थानीय निवासी बेहद चिंताजनक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यहां पर अंदरूनी सड़कों और गलियों में मकानों के आसपास नाले और नालियों का पानी पहुंच रहा है। सीडी ब्लॉक, सोम बाजार रोड, बेगम बिहार, बेगमपुर में काफी लंबे समय से लोगों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन ठप रहेगी पानी की सप्लाई, चेक कर लें अपना एरिया। दिल्ली के कई इलाकों में 2 दिन पानी की सप्लाई ठप रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने जरूरत के मुताबिक पहले ही पानी भरकर रख लें। पानी की किल्लत तो होने पर लोग केंद्रीय कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन 1916 पर फोन कर टैंकर मंगा सकेंगे। पूर्वी दिल्ली का जग प्रवेश चंद अस्पताल बना वाहन चोरी का अड्डा, 3 महीनों में 90 गाड़ियां गायब। जो पूर्वी दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले सरकारी अस्पतालों में से एक जग प्रवेश चंद्र अस्पताल का पार्किंग एरिया अब वाहनों चोरों का अड्डा बन गया। पुलिस और अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि जुलाई से सितंबर के बीच अस्पताल से कम 90 वाहन चोरी हो चुके हैं। औसत के हिसाब से देखें तो हर दिन एक गाड़ी यहां से चोरी हो रही है। गाजियाबाद में किसने किया पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के फरीदनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ये पोस्ट फरीदनगर के रहने वाले एक शख्स ने किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि भोजपुर थाना क्षेत्र के कस्बा फरीदनगर निवासी एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की है। दिल्ली में एमबीबीएस कर रही छात्रा से रेप, दोस्ती के बहाने होटल में बुलाया, फिर नशा देकर किया दुष्कर्म। ये दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एमबीबीएस कर रही छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी के मुताबिक एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही छात्रा को अमनप्रीत नाम के शख्स ने होटल में बुलाया, फिर उसे नशीले पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि हरियाणा के जींद की रहने वाली 18 साल की युवती डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज रोहिणी के हॉस्टल में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने आरोप लगाया कि 20 साल के अमनप्रीत ने दोस्ती के बहाने 9 सितंबर को उसे आदर्श नगर स्थित होटल एप्पल में बुलाया, जहां नशा देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
दिल्ली पुलिस ने बड़े साइबर गिरोह का किया भंडाफोड़, इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर लोगों को लगाते थे चूना। जी हां, दिल्ली पुलिस को इंटरनेशनल साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता मिली है। साइबर पुलिस ने देश के 4 राज्यों में सक्रिय बड़े साइबर गिरोह के 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि ये गिरोह तरह तरह की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए लोगों को अच्छे मुनाफे की लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे और ठगी को अंजाम देते थे। साथ ही आरोपी बड़ी सफाई से ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर कंबोडिया भेज देते थे। आने में कुछ तो है। दिल्ली में अचानक बढ़ने लगी हैजा मरीजों की संख्या। जो राजधानी दिल्ली में हैजा के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस साल लगभग 250 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी इसके लिए असुरक्षित पेयजल और बाढ़ के बाद प्रदूषण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मौत की सूचना नहीं है। अधिकतर मामले उत्तरी दिल्ली से सामने आए हैं। हालांकि हर नगर पालिका क्षेत्र से हैजा से पीड़ित लोगों की खबरें आ रही है। कई सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास रोजाना 3 से 4 हैजा के मामले आ रहे हैं। कई लोगों को सुविधाओं की कमी के कारण संक्रामक रोग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर 2 टन से ज्यादा नकली घी बरामद, अलग अलग ब्रांड के पैकेट में किया गया था पैक, सप्लाई करने वाला अरेस्ट। जो दिवाली इस सिर पर है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के अंदर नकली देसी घी की सप्लाई का बड़ा मामला पकड़ा है। वह बुध बिहार स्थित गोदाम से 2 टन यानी 2000 किलो से ज्यादा नकली देसी घी के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह घी अलग अलग ब्रांड के नाम वाले पैकेट में पैक था। पुलिस सूत्र का कहना है कि आरोपी राकेश गर्ग के खिलाफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। खबर लिखे जाने तक आरोपी से पूछताछ की जा रही थी। रातों रात करोड़पति बना दूंगा कहकर दिन में दिखाई सपने, आईपीओ और शेयर मार्केट का लालच देकर लगाया 10 लाख का चूना। जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस गिरोह के तार कंबोडिया के ठगों से जुड़े थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 9 चेकबुक, 8 सिम कार्ड और ठगी से संबंधित रजिस्टर बरामद किए। यह गिरोह शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश के नाम पर लोगों को ठगता था और ठगी के पैसे को फर्जी तरीके से बनाए खातों और क्रिप्टो करेंसी के जरिए सफेद करता था। साथ ही करोड़पति बनाने के नाम पर सपने दिखाए। इसके बाद आरोपियों ने लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता आर चौधरी ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज की। उन्होंने बताया कि उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जहां उच्च मुनाफे का लालच देकर शेयरों में निवेश के लिए उकसाया गया। शुरू में छोटे छोटे मुनाफे दिखाकर उनका भरोसा जीता गया। बाद में फर्जी प्रविष्टियां दिखाकर उनसे बड़ी रकम निवेश करवाई गई। जब उन्होंने पैसा निकालने की कोशिश की तो निकासी रोक दी गई। उनसे 10,07,000 रुपए ठग लिए गए। इस शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस थाने में ही FIR दर्ज की गई और जांच शुरू हुई। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, 3 वैज्ञानिकों को मिला सम्मान। जी हां, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली ने 2025 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। इस साल फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 3 वैज्ञानिकों मेरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और सिमोन साकागुची को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन पुरस्कार विजेताओं ने यह खोज की है कि प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे नियंत्रित रखा जाता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,